हेलो क्लास 10th। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लाइट। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें था कि लाइट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो लाइट की डेफिनेशन क्या थी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू सी इन आवर आई, जो हमारी आंखों में देखने के प्रति संवेदना उत्पन्न करती है, कि मतलब उसकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आई। ठीक है, आज हम उस आई के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो जो है नोट्स जो होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके पार्ट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सिलरी मसल्स हैं, है ना। एक पार्ट कॉर्निया है, प्यूपिल है, ये जो है इसमें डायग्राम में सही से देखना। ठीक, फिर एमॉर्फस एक्वस चैम्बर है, जहाँ हमारा जो आँखों में आंसू या जो होते हैं उसको लेंस के लिए होता है। फिर आइरिस, फिर लेंस, और फिर सस्पेंसरी लिगमेंट्स हो गए यहाँ पे, और विट्रस ह्यूमर, रेटिना, और ऑप्टिक नर्व्स, और ब्लाइंड स्पॉट। ये जो है मेन पार्ट हैं जो हमारे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम आई है, आई के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो, व्हाट इज ह्यूमन आई? ह्यूमन आई क्या है? ठीक है, इसमें जो है आप इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं आई इज इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन दैट वी ह्यूमन आर इंडोर्ड विथ। ठीक है, एक प्रकार से प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है हमारे पास, जैसे मान सकते हैं, इसे बहुत अच्छा गिफ्ट है ना। तो इट इज़ मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट नेचर गिव अस। ठीक है, जो नेचर ने हमें बहुत प्रीशियस गिफ्ट दिया है, आइज़। ठीक है, अब बिना आइज़ के आप कल्पना कर सकते हो कि हमें जो संसार है वो किस तरीके का दिखेगा। कैसे देख सकते हैं बिना आँखों के हम, क्या है ये दुनिया कैसी होगी? अगर इसकी कल्पना करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आइज़ हमारी उसमें कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है इट हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो हेल्प अस इन लाइट प्रिसेशन, कलर, डेप्थ प्रिसेशन, है ना। कि लाइट के प्रकाश को जो प्रिसिशन, मतलब उसकी संवेदना को भी पहचानने में, ऑब्जेक्ट को भी देखने में सहायता करती है, और लाइट को भी पहचानने में, उसके कलर हो गए, डेप्थ प्रिसिशन हम डेप्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये था कि आई जो होता है डेप्थ में, मतलब कहने का मतलब होता है, इसको थोड़ा सिंपल वैसे ही बता देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, और ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर से है व्यू है, तो जैसे इस ह्यूमन है और जो लायंस वायंस होते हैं उनकी आंखें क्या होती है, सामने की तरफ होती है। ठीक है, तो जिससे वो क्या होता है, ज़्यादा व्यू नहीं देख पाते। जानवरों में क्या होता है, जो आई होती है वो साइड में होती है, लगभग 120 डिग्री का व्यू वो ले लेते हैं, और हमारा जो होता है लगभग उनसे बहुत 120 से भी ज़्यादा वो व्यू ले लेते हैं, है ना। हमारा उनसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सामने आँख होने का फ़ायदा ये होता है कि हम उससे क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं डेप्थ को जो होता है, हम डेप्थ का पता लगा सकते हैं। हम जैसे 3D एग्ज़ाम वो होते हैं उनको वो कर सकते हैं, है ना। और जो जानवर होते हैं वो क्या होता है, कलर और उसको डेप्थ को पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा किसी जानवर को कोई गड्ढा पार करना होता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो बहुत सोचता है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, और हम क्या करते हैं कि हम पता लगा लेते हैं कि हाँ कितना गहरा है, क्या है, कितना छलांग लगानी हमें। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा कि जिन जानवरों के साइड में आँखें होती है वो ज़्यादातर जैसे कहीं पर गड्ढे हड्डे होते हैं उनमें फंस जाते हैं, है ना। और बाकी जानवरों का क्या होता है, मुश्किल होता है, जो ऐसी जिनकी आँखें सामने होती है। तो हमारी आँखें सामने है तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेप्थ को पता कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस सेंस ऑर्गन आर प्रीटी मच सिमिलर टू कैमरा। ठीक है, ये जो हमारी आँखें हैं ये बहुत कैमरे के साथ सिमिलरिटी है, एंड दे हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। हमें आँखों को जो है ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करती है जो हमारी आँखें हैं। ठीक है, व्हेन लाइट कम फ्रॉम आउटसाइड इनटू द एंड, जब बाहर से लाइट आती है तो सेम एज इट इज़ कैमरा होता है, जब कैमरे में इमेज आती है तो वो फोकस होती है रील पे। ठीक है, सेम एज इट इज़ वहाँ पे यहाँ पे भी है कि जो लाइट जैसे यहाँ से एंटर होगी, ये पूरे पार्ट इनके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, तो वो कहाँ होता है, रेटिना पे। तो हमें वहाँ जो फिल्म होती है, हमारे पुराने टाइम के कैमरे होते थे तो उसमें वो क्या होते थे,
प्रिंट उसका छप जाता था, ठीक है, सेम एज इट इज़ उसी की तरीके से, है ना। और जो हमने पढ़ा था कि रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी होती है, तो हमारी आंखों में जो बनती है रियल इमेज बनती है ना, वो उल्टी होती है। जब ऑप्टिक नर्व या सिग्नल की फॉर्म में जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन उसको एनालाइज करके क्या करता है, उसको सीधा करके देखता है। अगर मैं कोई कॉपी तुम्हें दूंगा, उल्टी करके दूंगा, तो तुम्हें कहो पढ़ो, तो तुम उसको पहले सीधा करोगे तभी तो पढ़ोगे। तो उसी तरीके से ब्रेन भी क्या करता है, उसे सही से सीधा करके देखता है। दैट बीइंग सेड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने के लिए मैं जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड और उसके स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। इट हेल्प अस ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कैमरा ऑल्सो एक्चुअली फंक्शन। इससे हम साथ साथ भी कर सकते हैं कि कैमरा भी किस तरीके से वर्क करता है, या कैमरा वर्क करता है तो हमारी आंखें कैसे वर्क करती है, एक दूसरे से रिलेटेड है लगभग, ठीक है। तो हैव अ ग्लांस ऑन ह्यूमन आई, ठीक है। तो जो है इसके बारे में देखते हैं, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है, तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ है ह्यूमन आई के पार्ट हैं और उनका फंक्शन है, तो हैंड टू हैंड यहाँ पे सही से यहाँ पे बताते जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें आ रहा है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल है तो प्यूपिल चलो पहले प्यूपिल को छोड़ते हैं, पहले देखते हैं सबसे जो हमारे आँख का आता है सबसे पहला पार्ट जिससे हम वो होते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है वो याला पार्ट है, ये मैंने रेड कलर से ड्रॉ करा है। तो हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है, जैसे आंखों का ये है सामने का उठा हुआ पार्ट, एक हमारे आंखों की चारों तरफ एक प्लास्टिक की जैसी एक कैप लगी रहती है। तो इसमें क्या कह रहा है, अ थिन मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड 67% ऑफ आई फोकसिंग पावर। तो जो हमारी आई फोकसिंग पावर को क्या कहता है, 67% जो होता है पावर प्रोवाइड करता है, कि ये 67% तो यही हमारी आंखों को फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है कॉर्निया, जो आगे का होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो आराम से तो उसमें पता चलेगा एक क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ये ध्यान रखना कि जो आई डोनेटिंग, जो हम आई को डोनेट करते हैं तो उसमें जो पार्ट होता है, हम कोई लेंस और वो कुछ चीज़ होते हैं, वो क्या करा जाता है, कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई इज कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया को क्या करते हैं, हम डोनेट करते हैं, ठीक है। तो आधा ये फोकस, लाइट को फोकस करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे पास जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कॉर्निया। इसके बाद जो दो पार्ट मिलते हैं वो होते हैं प्यूपिल और आइरिस, ठीक है। तो पहले आइरिस को देख लेते हैं। इस बुक को भी साथ में देखना, थोड़ा हल्का नोट्स बना सकते हो, यहाँ पे इनके फंक्शन दिए हुए हैं और उसके स्ट्रक्चर जो है बुक में भी डिफाइन करा हुआ है ना। इट इज़ अ डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इसको अभी जो है ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ये है, ये क्या है, एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, जैसे हम खिड़कियों में पर्दे लगाते हैं, हम उसको पर्दों को कहते हैं, जब लाइट धूप तेज होती है हम पर्दों को क्लोज कर देते हैं, है ना। और जब हमें लाइट कम होती है तो हम पर्दे खोल देते हैं। तो उसी तरीके से आइरिस का काम है। तो ये क्या, तो वर्किंग ऑफ इसमें जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, है ना, इट कंट्रोल लाइट लेवल, ठीक है। हम बाकी तो हम इसमें पढ़ के बुक में से थोड़ा इसके नोट्स बना सकते हैं, जैसे फंक्शन होगा उसको थोड़ा सा एक एज अ शॉर्ट अगर हमें कहीं पर समझाना है, ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें यहाँ पे हेल्प करेगा। तो करेगा कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू अपर्चर ऑफ एंड कैमरा, ठीक है। कैमरे का ही जो अपर्चर होता है उसकी तरह ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे क्लिक करते हैं तो लाइट खुलती है और फिर जो होता है लाइट अंदर आती फिर बंद हो जाता है कैमरा। तो उसी तरीके से मान सकते हैं कि जो है ये कंट्रोल करता है लाइट को, ठीक है। जब हमारे पास तेज़ लाइट होती है तो ये डायफ्राम क्या होता है, फैल जाते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम जब फैलते हैं तो क्या होता है, हमारा आंखें जो होती है वो जो बीच का पार्ट होता है ये छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यही पार्ट जो हमारा जो बीच में जो डायफ्राम के बीच में ये जो खाली पार्ट है, ये हमारा क्या है, प्यूपिल। ओपन एंड क्लोज इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, ये भी लाइट के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है, प्यूपिल क्या है, इस डायफ्राम के बीच में जो हम देखते हैं काला काला छोटा, जैसे पूरा डायफ्राम है तो उसके बीच में एक छोटा पार्ट दिखता है हमें आंखें, बाकी तो बाहर से कौन नहीं है, अंदर दिखते तो डायफ्राम है और ये बीच में काला काला पार्ट दिखता है, ठीक है। तो ये इसलिए काला दिखता है, लाइट अंदर तो एंटर करती है वापस नहीं आती है, ठीक है। इसलिए जब सारे कलर एब्जॉर्ब होते हैं तो हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये जो है एक पीपल क्या है, एक वैकेंट प्लेस है बिटवीन जो होता है डायफ्राम ऑफ, ये डायफ्राम और आइरिस के बीच में होता है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करना। तो जब लाइट तेज होती है तो डायफ्राम फैलते हैं, जिससे पीपल क्या होता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने से वजह क्या होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी कम होगी, तो हमारी आंखों में नहीं चुभेगा। ठीक है, हमारी आंखों में लाइट नहीं चुभती है। और जब लाइट कम होती है तो हमारी आंखें क्या होती है, फैल जाती है। डायफ्राम जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, पीछे को चले जाते हैं, और जो पीपल वाला पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में अंदर एंटर हो और हम उस कहते हैं उस चीज़ को देख सकें। तो ये आइरिस और ये पीपल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें है स्केलेरा जो है, ये है प्रोटेक्ट द आउटर कोट। ये एक आउटर कोट है जो स्केलेरा है, जो ये बाहर का जो एक वाइट कलर की कवरिंग टाइप की हमारी, जैसे देखा होगा आंखों का चार मॉडल ऐसा होता है कि बाहर से, या किसी पिक्चर में या कोई आई का डायग्राम देखोगे तो उसके बाहर एक सफ़ेद रंग की कवरिंग जैसी चढ़ी होती है। हम आंखों में भी देखोगे अंदर कवरिंग होती है सफ़ेद रंग की, तो उसको स्केलेरा बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्ट होता है आउटर कोट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पूरी आई जो होती है इसके द्वारा प्रोटेक्ट होती है, अंदर होती है एक प्रकार से, इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, अब जब लाइट कॉर्निया से हो गई, फोकस हो गई, फिर डायफ्राम और आइरिस से होती हुई जब जाती है, तो हमारा जो पहला होता है वो जो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, अगला जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस आ गया। हेल्प अस टू फोकस लाइट इनटू रेटिना। जो भी हमारे पास जो भी बाहर से इमेज की जो भी लाइट जैसे किसी इमेज में पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होते हैं कलर, तो वो जो है वो कहाँ फोकस होता है, रेटिना पे, और उसको किसका काम होता है क्रिस्टलाइन लेंस, ये जो होता है। ठीक है, तो इसके क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके बारे में अगर लिखोगे तो इसमें क्या कहोगे, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जेली होती है अपना आप फ्लेक्सिबल होती है, तो उस तरीके से ये फ्लेक्सिबल लेंस होता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने में कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जो होता है ऑलमोस्ट चेंज होता है। जैसे हमें कॉन्वेक्स की ज़रूरत है तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स में हम बदल सकते हैं, या पतला कर देंगे तो ये थोड़ा कॉनकेव या प्लेन लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, क्या है, पास है, तो उसी हिसाब से इसकी जो होती है हाँ फोकस डिस्टेंस क्या होती है, एडजस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, कंजक्शन भी इसके अलग की तरह ही है। फिर जो है इसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ, इसके बाद जो होता है, अब इस लेंस है, इस लेंस को कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं सस्पेंसरी लिगमेंट और सेलरी बॉडी जो होती है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो लिगमेंट है ये जो जुड़ा हुआ है लेंस से, और ये ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। लेंस के शेप को फोकसिंग करने के लिए, है ना। जब हम पास की कोई चीज़ देखते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि पास की चीज़ों को देखने हमें कॉन्वेक्स होना ज़रूरी है। तो इस सिलाई मसल इसके ऊपर दबाव डालती है, तो जिससे क्या होता है, लेंस की विड्थ होती है बढ़ जाती है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करने लगता है, जिससे इमेज हमारे जो पास की इमेज है उसी हिसाब से वहाँ पे फोकस होती है। ठीक है, और दूर होता है, अगर कोई चीज़ दूर होती है तो उसी हिसाब से जो होती है दूर की चीज़, अगर दूर की चीज़ और लेंस मोटा का मोटा ही रहा तो क्या होगा, वो फोकस पहले हो जाएगी, दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज पहले फोकस हो जाएगी, है ना। तो वो इस हिसाब से उसमें जो है विड्थ इस तरीके से चेंज होती है उसका शेप की, वो जो होता है उसका फोकस कहाँ बन जाए, रेटिना पे। ठीक है, तो ये जो काम होता है सिलेरी बॉडीज़ और जो होता है सस्पेंसरी लिगमेंट होते हैं, ये इसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जो होता है बीच में एक लिक्विड भरा होता है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है, प्रोवाइड द आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप। जो होता है इसको आई की उसकी फॉर्म और शेप में बने रहने पर जो होता है हमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर एक्वस ह्यूमर है, प्रोवाइड पावर टू कॉर्निया। ये जो है यहाँ पे ये जो एक्वस ह्यूमर है ये होता है प्रोवाइड, जो होता है पावर, कॉर्निया को पावर देता है एक प्रकार से। यहाँ पे एक टेम्परेरी है जो होता है, एक हल्का सा एक जो है लेंस की तरह ये भी वर्क करता है। ठीक है, फिर आते हम अगला पार्ट रेटिना। ठीक है, रेटिना में क्या है, रेटिना इट कैप्चर द लाइट रे फोकसिंग बाय लेंस एंड सेंड जो होता है इम्पल्स टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ पे जो रेटिना एक प्रकार से पर्दा है, जैसे हम कहीं पे जैसे देखा होगा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से हम कोई इमेज फोकस करते हैं तो हमें कोई दीवार या कोई पर्दा चाहिए होता है, तो उसी तरीके से जब ये लेंस से फोकस होता है तो रेटिना पर बनता है। ठीक है,
अब इसके पीछे बहुत सारी नर्व सेल्स जो होती हैं ये जुड़ी हुई होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो क्या कहते हैं रेटिना का काम होता है, जो ये जो हमारे पास जो विजुअल पिक्चर है उसको क्या करते हैं ये ऑप्टिक सिग्नलों में बदल देता है, छोटे छोटे ऑप्टिक इम्पल्स में बदल देता है, जिसको ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं है ना ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बदलते हैं तो ये कहाँ तक कहाँ जाती है ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन में। तो जो रेटिना है वो क्या करता है जो लेंस से जो फोकस हुई है लेयर लाइट उनको क्या करता है कैप्चर करता है एंड सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, और जो होता है उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करता है ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे इसका स्टेज जो यहाँ पे पूरा डायग्राम है, ठीक है, इसको आप देखोगे। ठीक, तो पहले कॉर्निया इट हेल्प इन कहता है इट है जो है कॉर्निया का कहता है एक थिन मेम्ब्रेन है तो विच प्रोवाइड 67% ऑफ आइज फोकसिंग पावर, जो बनाता है। फिर विट्रस ह्यूमर भी जो होता है ये स्ट्रेंथ देता है कॉर्निया को। फिर आइरिस एंड प्यूपिल जो होता है कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी में तीव्रता की कम हल्की है डिम है या तेज है उस हिसाब से वो अपनी को एडजस्टमेंट करता है हमारी आई को। फिर इसके बाद जो होता है क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है इमेज को क्या करता है फोकस करता है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स और जो लिगमेंट्स हैं इनकी हेल्प से जो है हम उसकी जो है फोकसिंग पावर को बदल सकते हैं। ठीक है, फिर रेटिना होता है जो उस इमेज को जो होता है जो बन रही है उसको कैप्चर करता है पर्दे पे जो है क्लियर, और उसको क्या करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलता है, और जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इधर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट क्या हुआ यहाँ पे जब नर्व्स जैसे कहीं से बहुत सारी चीज़ें इधर से नर्व्स इधर को जा रही है ना, तो एक यहाँ पे एक ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई वो नहीं होती नर्व्स नहीं होती इम्पल्स, तो वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है कि जिसमें इमेज का वो पार्ट नहीं बनता, तो ये लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो हमारी आंखों में क्या होता है एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके फंक्शन थे। ठीक है, तो फंक्शनिंग मैंने बता दिया है, तो बुक में से ज़रा पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताया रहेगा, है ना। ठीक है, और जो है इसमें हमने जो पढ़ा था कि जो आई होती है इसका जो पूरा डायमीटर होता है। ठीक है, आई का जो डायमीटर होता है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आई का जो होता है डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का हमारा जो डायमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। फिर इनके वर्क हो गया, इनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट डोनेट करा जाता है, तो जैसे कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट करा जाता है। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है वर्क है, इस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास हाउ पीपल वर्क। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था ये पीपल जो यहाँ पे जो खाली जगह है ये कैसे काम करती है, पीपल और आइरिस दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आता है इसी पे। ठीक है, हाउ पीपल वर्क कि जो पीपल है वो क्या वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग द मूवी द ब्राइट सनलाइट योर आइज गेट क्लोज्ड। ठीक है, जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में काम कर रहे हैं और एकदम धूप में जाए तो हमारी आंखों में तेज़ रोशनी पड़े तो हमारी आंखें क्या होती है क्लोज हो जाती है ना। और जब हम तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं जैसे हम रूम में एकदम एंटर करते हैं तो क्या होता है हमें कुछ देर के लिए क्या होता है दिखाई नहीं देता, क्योंकि आइज़ को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में क्या होता है टाइम लगता है। ठीक है, हेयर द पीपल ऑफ एन आई प्रोवाइड द वेरिएबल जो होता है एपरेचर हुज साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस। देखो मैंने कहा था ना आइरिस से कंट्रोल किया जाता है जिसके साइज को, ये वैसे कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, वो जो खाली जगह है उसके साथ, तो ये जो होता है लगभग आइरिस के साथ इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब लाइट क्या होती है ब्राइट होती है ना, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द पीपल, आइरिस पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब आइरिस तो फैलेगा है ना, आइरिस एक्सटेंड करता है, लेकिन क्या होता है पीपल का होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, तो जिससे होता है सो दैट द लेस लाइट एंटर द आई, कम लाइट हमारी आंखों में आती है, और जब डिम होती है तो आइरिस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे जो पीपल एक्सपेंड हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों में आती है। तो पीपल ओपन कम्प्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स। ठीक है, तो वही कहा था जब हमारी आइरिस बिल्कुल रिलैक्स होगी, हमें जैसे ज़्यादातर होता है दूर की चीज़ें बहुत दूर है हम उनको देखते हैं तो उसमें हमारी आंखों में जोर नहीं पड़ता है ना,
नॉर्मल लाइट में अगर हम देख रहे हैं तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर आइरिस रिलैक्स होती है तो उस टाइम हमारा कम्प्लीटली खुली रहती है। ठीक है, अब जैसे जैसे पास पास होता है तो हमारी आंखों में जोर पड़ता है, सिलरी मसल जो होती है लेंस में डालती है, वो अलग पार्ट है ना। बस ये जो है मेन जो आइरिस और ये है इसका क्या था कंट्रोलिंग और जो रेगुलेट करती हैं वो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और फिर इसके बाद है टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर विच जो होता है सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन आवर आई, इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। तो किसी सेकंड के 1/16 टाइम के लिए जो होता है कोई भी इमेज जो होती है 1/16 सेकंड के पार्ट के लिए हमारी आंखों में वो चीज़ क्या होती है थोड़ी देर के लिए बनी रहती है। ठीक है, तो इसी का देखो एक एग्जांपल है, कभी तो आपने देखा होगा एक गोल गोल होता है, एक तरफ में जो पैरट बना होता है और दूसरी तरफ में पिंजरा बना होता है उसके पीछे वाले भाग में। ठीक है, जब हम उसे तेज तेज घुमाते हैं और वो करते हैं, अगर उसका टाइमिंग जो है इससे पहले ही वो चेंज हो रहा है 1/16 तक, तो इससे इतनी तेज़ घुमा रहे कि 1/16 पार्ट से पहले पहले वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है। तो वो जो तोता और जो वो पिंजरा है अलग अलग हैं, लेकिन क्या होता है वो हमें ऐसा लगता है कि जो तोता है वो पिंजरे के अंदर है। ठीक है, इस तरीके का होता है, वो इसकी वजह से होता है 1/16 पार्ट के लिए। तो आई हर किसी चीज़ की एक अपनी लिमिटेशन है, तो ये हमारी आई की लिमिटेशन मान सकते हो 1/16 पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो होता है मैजिक शो वाले भी क्या करते हैं ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे जो ब्रेन की एबिलिटी कितनी है, आइज़ की कितनी है, तो उसी के साथ उसी हिसाब से कि हम ब्रेन भी हमारा कोई होता है एक ही तरफ चीज़ की तरफ ध्यान देता है, तो हम वो हमारे ध्यान को एक चीज़ की तरफ केंद्रित कर देगा और हमारी आई और ब्रेन उसी की तरफ को लगे रहेंगे, तो बाकी जो क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता चल पाता अगर असल से देखें। ठीक है, अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड करके बाद में देखोगे तब ध्यान आएगा कि हाँ कि ये क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, इस तरीके से पता चल सकता है। ठीक है, फिर आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग एज डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। कि डिस्टेंस के हिसाब से जो है आई लेंस की फोकस को का एडजस्ट होना ही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन कैसा कहा जाता है ना। और उसमें मेन जो वर्क हुआ वो किसका हुआ? सिलेरी मसल्स का होता है। ठीक है, तो सिलेरी मसल का जो वर्क है वो क्या कर रहा है? देखो, जब रिलैक्स होता है तो उस टाइम क्या होता है, तो उसमें अगर आई लेंस बिकम थिन, उस टाइम पतला हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती, जो दूर से आती है उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो पास की चीज़ होती है, हमारी आई है अगर पास की चीज़ है तो वो जब पहले से ही ज़्यादा फैलेगी, तो उसे फोकस करने के लिए क्या होता है, उसकी जो है थिकनेस को बढ़ना ज़रूरी है। और वैसे में पतला होता है तो कागज़ इतना होता है कि कम से कम एफर्ट में वो हो जाता है। ठीक है, तो आई लेंस बिकम थिन हो जाता है, इंक्रीज द फोकल लेंथ। जब पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्या होता है वो वहाँ से हमारा यहाँ जो है यहाँ से जो है ये थिन हो जाएगा, तो उसी हिसाब से रेटिना में फोकस हो जाता है। ठीक है, इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जब रिलैक्स पोजीशन में तब होता है जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, और जब पास की चीज़ देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सिलेरी मसल इस पर प्रेशर डालती है, जिससे कि क्या होता है इसकी विड्थ बढ़ जाती है और डिक्रीज द फोकल लेंथ कम हो जाती है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे वो आई रेटिना पर फोकस करता है। इनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ आई है तो कोई भी जो है नियर पॉइंट ऑफ आई जो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन। ये ध्यान रखना कि हम जो है 25 सेंटीमीटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसमें बिना स्ट्रेन मतलब बिना किसी तनाव के, मतलब आंखों में जोर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। ठीक है, तो पढ़ने में जैसे हम नोटबुक पढ़ लें तो हम 25 सेंटीमीटर दूर से पढ़ लें तो उस टाइम हमारी आइज़ में क्या होगा? रिलैक्स होगा। ठीक है, इसलिए कोई स्ट्रेन नहीं बैठता, आंखों में दर्द नहीं होगा। हम मोबाइल को ज़्यादा ही आंखों के पास या लगातार गड़ाते तो तब थोड़ा दर्द हो, जो आंखों में स्ट्रेन आता है। ठीक है, वो थोड़ा दूसरी बात है। तो लेकिन 25 सेंटीमीटर में हम नॉर्मली कोई बुक पढ़ेंगे तो हमारी आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ज़्यादा पास रख देंगे तो ये जो सिलेरी मसल का जो दबाव होता है वो क्या करता है? लेंस पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है तो एक प्रकार से ज़्यादा मसल्स वर्क होता है तो हम जो होता है टायर्ड या स्ट्रेस जो होता है हमारी आंखों में दर्द होना हो जाता है। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ आई जो होता है इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत दूर की चीज़ होती है, हम उनको क्या है ना, व्हाट इज नियर, व्हाट डू यू मीन बाय द नियर पॉइंट ऑफ द आई।
ठीक है, ये पॉइंट हो गए, ये लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर है, और जो विदाउट स्ट्रेन हम देख सकते हैं फार पॉइंट की डेफिनेशन ये हो गई इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट ऑफ नॉर्मल आईज कितना होता है 50 होता है, ठीक है। जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट जो होता है उनका जो आई का जो नियर पॉइंट होता है वो करीब 15 सेंटीमीटर होता है, उस तक वो बिना स्ट्रेन के देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो वो होता है उसमें 25 सेंटीमीटर हो जाता है बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या था स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा था, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी हैं, ठीक है। अब जो है इसमें थोड़ा डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आई जो होती है यहाँ से लेंस रेटिना पर होता है, ठीक है। तो रेटिना पे 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है कोन टाइप में और एक होती है सिलेंडर, ठीक है। कोनिकल और सिलेंड्रिकल हम बोल सकते हैं सेल्स होती हैं, ठीक है। जो कोनिकल सेल्स होती हैं वो जो होती हैं वो कलर को पहचानती हैं, ठीक है। वो जो होता है जो हमारी इमेज आती है उसको कलर कोडिंग होती है उसको पहचानती है, उस कलर को उसी हिसाब से डेवलप करती है हमारी आई में, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल होती है वो इंटेंसिटी करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इसको कंट्रोल करेगी। तो जब कभी कोनिकल वाले में डिफेक्ट आ जाता है तो जो होता है वो इंसान जो होता है कलरों में जो होता है जो है अंतर पता नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे उसको कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है। और जो सिलेंड्रिकल होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कहता है इट कैन नॉट बी एबल टू सी इन जो होता है डिम लाइट में नहीं देख सकता। और जो कोनिकल वाले होते हैं उसमें क्या होता है उसको कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो अब जो है हम वीडियो डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आई में किस तरीके की डिफेक्ट होता है लेंस से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ए पर्सन हैव डिफेक्टिव कोन्स सेल्स, कोन सेल में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो इज नॉट टू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, कि कलरों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा सकता, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जैसे कि ये अलग रेड कलर है उससे हल्का जो रेड है तो वो नहीं हो पाता। तो जनरली जो होता है मेंस जो होता है उनमें क्या होती है थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस होती है इन कंपेयर टू वुमेन। वुमेन क्या होती है डार्क रेड और हल्के रेड में भी उनमें भी अंतर पता कर सकती है कि जैसे ये वो रेड नहीं है जो वाला था, इस तरीके से। तो थोड़ा सा कलर के मामले में जो होता है कोनिकल सेल जो होती है वुमेन की कहा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस कम होती है, जो मैन होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू जो होता है डिफेक्ट इन कोनिकल सेल एंड नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर के बीच में अंतर नहीं कर पाता, कभी कभी नीले और हरे के बीच में नहीं कर पाता, है ना, ऑरेंज और येलो के बीच में नहीं कर पाता। इस तरीके से जो होता है ये होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो होता है आर्मी में करा जाता है, इसका टेस्ट करा जाता है। तो इस तरीके से नेट में सर्च करते हो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करना, तो उसमें कई इमेज आती हैं। तो बहुत सारे कलर की इमेजों के बीच में कोई लेटर लिखा हो उन इमेजों से उन्हें पहचानना पड़ता है। तो एक बार सर्च करना नेट में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम जो डिफेक्ट है अब पढ़ते हैं लेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो लेंस से रिलेटेड है तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला वाला आता है हमारे पास मायोपिया, ठीक है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, मायोपिया छोटा वर्ड है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है। तो इससे हम देखते हैं मायोपिया छोटा है तो शॉर्ट साइटेडनेस, इस तरीके से अपना याद करने का तरीका बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे याद हो सकता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में हाई मान सकते हो कि हाई माने लंबाई से एक उसकी तरफ हो, ठीक है। अब इसमें मायोपिया में क्या है शॉर्ट साइटेडनेस है, कहने का इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई ड्यू टू विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि जो पास की चीजें होती हैं उन्हें तो सही देख लेता है, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं उन्हें क्या होता है वो क्लियर नहीं देख पाता, पास की चीजों को क्लियर देख लेता है, ठीक है। मायोपिया इज ड्यू टू क्या होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ जो होता है कॉर्निया, कि कॉर्निया के साइज का बढ़ जाना, है ना, जो डायमीटर का बढ़ जाना। अगर ये कॉर्निया का साइज डायमीटर रेटिना किसी दुर्घटना में किसी में बढ़ जाता है तो ये पीछे अगर सूजन या किसी वजह से पीछे चले जाता है तो क्या होता है अब वो लेंस तो यहीं फोकस करेगा उसके हिसाब से, लेकिन कॉर्निया रेटिना तो पीछे है। तो एक प्रकार से उससे क्या होगा यहाँ पे जो है ये देखो धुंधले यहाँ पे बिल्कुल एक धुंधली इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, ठीक। एक्सटेंडिंग जो है इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल हम कहते हैं, जो साइज बढ़ जाता है, ठीक है।
अब ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का जो होता है कर्वेचर बढ़ जाना, या जो होता है थिकनेस ऑफ जो आई लेंस होती है उसकी बढ़ जाना, ठीक है। आई लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है या कॉर्निया का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी ये होता है। देखो इसमें कॉर्निया का साइज बढ़ जाएगा तो एक प्रकार से ये चीज़ बढ़ जाती है, तो उससे कहता है ये भी 67% करता था, तो ये क्या करता है ज़्यादा ही फोकस कर देगा। तो जब ये आई लेंस के जो साइज हमारा मोटा हो जाता है तो फोकस डिस्टेंस कम हो जाती है, तो फोकस डिस्टेंस कम होने से पहले वो रेटिना से पहले क्या कर देगा, फोकस कर देगा, ठीक है। तो इसका ये है डिफेक्टिव आई मायोपिया वाली ये है, और नॉर्मल आई ये है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 25 सेंटीमीटर जो पास की चीज़ है वो यहाँ पे क्या हो रही है, फोकस हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है ना। कभी कभी क्या होता है सिलेरी मसल्स होती है, जब हम पास की चीज़ों को ज़्यादा देख लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लेंस दबा का दबा ही रह जाता है, ऐसे भी मान सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर में वो होता है कि दबा का दबा रह जाता है, वापस नहीं आ पाता उस पोजीशन में। तो इसलिए कहते हैं कि पास की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से भी क्या होता है इन मसल्सों में जो होता है वर्किंग में क्या होता है फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली वर्क जो है उसको कायदे कानून से करना, ठीक है। जैसे बताया जिस टाइम 25 सेंटीमीटर दूर से पढ़ोगे तो आई में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा और लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। अब ये तो था कि ये है कि कर्वेचर बढ़ जाना, कर्वेचर का बढ़ जाना और आई बॉल का साइज बढ़ जाना है, तो ये चीज़ इसमें आती है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, नॉर्मल इस तरीके से, और डायग्राम को हमें साथ समझाना होता है, तो ये डायग्राम भी आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। करेक्शन क्या होता है, इसके करेक्शन के लिए हम क्या होता है कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो होता है आई आ रही, ये तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है ये आई है, तो ये जो हमारे पास के जो ऑब्जेक्ट दूर का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है पहले रेटिना से पहले फोकस हो जा रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको वो लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस को लगाते हैं, तो हमें पता है कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो पैरेलल लाइट को आने पर थोड़ा शिफ्ट कर देता है, ठीक है। उसको पहले फैला के दे देता है, जिससे क्या होता है वो जो होता है अब उस पावर के साथ अगर उसे फोकस करना चाहेगा तो क्या होगा, थोड़ा दूर जाके फोकस होके फिर वो कहाँ आ जाता है, हमारा पॉइंट रेटिना पे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कन्वर्ट कॉनकेव लेंस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंस कॉनकेव लेंस हैज एबिलिटी टू डाइवर्ज, इनकमिंग रेज होती है उनको डाइवर्ज करता है, इट इज़ यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन को दूर करने के काम आता है। द इमेज अलाउड टू फॉर्मेट द रेटिना बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस फॉर सुटेबल पावर, ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस तरीके से आंखों में डिफेक्ट होगा उसी हिसाब से हम उतनी पावर का कि इस चीज़ को इतने हिसाब से डाइवर्ज करेंगे तो वो कहाँ होगा रेटिना पे फोकस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखना कि कॉनकेव लेंस और उसके रीज़न है ना किस तरीके का होता है। मायोपिया में पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है ना। शॉर्ट साइटेडनेस होता है तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट की चीज़ खराब होगी ना। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो मायोपिया छोटा वर्ड ऐसे ध्यान रख लो कि पास की चीज़ें साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। अब इसके बाद है हम पढ़ते हैं दूसरा डिफेक्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्री पे लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। इसमें दूसरा उसका उल्टा ही है कि लॉन्ग साइटनेस मान कि दूर की चीज़ें तो क्या होगी साफ दिखाई देगी लेकिन पास की चीज़ें क्या होती है साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब इसका जो है ये डेफिनेशन उसी के बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। इसका रीज़न देख लेते हैं। डिक्रीज पावर ऑफ लेंस का क्या होना कम हो जाना और या फोकस लेंथ का बढ़ जाना, ठीक है। या जो होता है लेंस का जो होता है उसका पतला हो जाना, थिन हो जाना, यही इसका एक रीज़न है थिन हो जाना। तो जब कम हो गया तो फोकस डिस्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी, है ना। तो ये भी जो होता है सिलेरी मसल्स का उसके कारण इसमें कमी आ जाती है उसमें होता है ना। अब यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज पावर कर रहा है फोकल लेंथ में इंक्रीज कर रहा है। तो लेकिन हमने जैसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा P इज इक्वल टू 1/f फोकस में है ना। तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल जो होता है रिलेशन होता है, मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर फोकस बढ़ेगी तो देखो अगर इसकी वैल्यू नीचे की डिनोमिनेटर की बढ़ेगी तो अपना आप ही ये वैल्यू डिवाइड करूंगा, जैसे 1/2 है तो कितना आएगा 0.5 है ना। 1/5 करूंगा तो 0.2 अपना आप ही कम हो रहा है नीचे की वैल्यू बढ़ने पर। तो यही हम मान सकते हैं फोकस ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकस लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा अपना आप ही पावर कम होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज इन पावर वो कहेंगे या इंक्रीज इन फोकल लेंथ, हम यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले के बेस पे कह सकते हो फोकस है ना। अब वो कह रहा है शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल का छोटा हो जाना। जैसे आई बॉल कभी छोटा हो गया तो क्या होता है फोकस तो करना चाह रहा पर्दा पास आ गया तो इसलिए कहता है पीछे फोकस होता है,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, धुंधली इमेज हमें बनेगी, तो इसलिए हमें साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हाइपरमेट्रिक आई हैज़ इट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर जो हो जाती है, ठीक है। अब इसमें करेक्शन कैसे करते हैं, तो इसके करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस हम यूज करते हैं। तो कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये जो हमारी आई की जो एबिलिटी होती है, जो फोकसिंग करने वाली पावर वो बढ़ गई है, मतलब लेंस पतला हो गया, फोकस नहीं कर पा रहा सही से, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसको क्या करता है, वो थोड़ा फोकस कर देता है, अंदर को मोड़ देगा, पहले से आई को दे देगा, आई लेंस को। तो जब उसके पास मुड़ी मुड़ाई होगी तो उसके बाद जब वो करना चाहेगा तो फोकस कहाँ होगा, रेटिना पे, है ना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, अब ये लेंस है, अब ये यहाँ से गया, अब ये इतने होने पे इतनी दूर जा रहा है, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देगा, इसे थोड़ा सा आई लेंस के लिए जो है थोड़ा वर्क हल्का कर देगा। तो जब ये यहाँ पे होगा तो कहाँ फोकस होगा, रेटिना पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, हम किसका जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इसके लिए एनिमेशन अगर हो जो है इसमें डालने की कोशिश करूँगा कि कैसे है इसका, तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो इसमें कौन से लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस को, क्योंकि कन्वर्ज होने की ज़रूरत है ना। तो कन्वर्ज मतलब फोकल लेंथ पहले से ही है, तो अब इसको जैसे ये फोकस करने की एबिलिटी तो इसकी कम हो गई ना, पावर कम हो गई, तो इसलिए कहता है इसको पहले से ही अगर कन्वर्ज करके दे दिया जाए तो ये फोकस करना चाहेगा तो कहाँ जाएगा, एकदम करेक्ट रेटिना पे ही फोकस होगा, ना कि पीछे, ठीक है। तो आई होप जो है ये तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा कि कलर ब्लाइंडनेस, हाइड्रोमेट्रोपिया और जो है मायोपिया, ये क्या है, इसमें इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्ट थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। फिर पावर, यहाँ पे पावर ऑफ करेक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस है, ये जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है, उससे पहले समझाऊंगा। अब इसमें देखो अगला डिफेक्ट है हमारे पास प्रेस बायोपिया, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर ड्यू टू एजिंग, ठीक है। ये कोई वैसा डिफेक्ट नहीं है, ये कहता है उम्र के साथ साथ क्या होता है, ये उम्र के साथ साथ होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये है डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो होता है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, कहने वाला सिलरी मसल्स सही से काम नहीं करती, तो एज के साथ साथ क्या होता है, आंखों में थोड़ा कमी आ जाती है ना। ग्रेजुअली वीकनेस इन सिलरी मसल, जो मेन होता है कि सिलरी मसल या सिलरी मसल्स और जो है आई लेंस से रिलेटेड है ना। दिस पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब वो दूर का और पास का भी नहीं देख पाता, है ना। तो इसका जो एज के साथ है, तो एज के साथ साथ होने में तो होता है, तो तुमने देखा होगा कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो क्या होता है, कई काम नहीं कर पाता, कि उस पर वो बात नहीं होती। तो उस तरीके से हम मान सकते हैं कि एज के साथ साथ आई की जो ये मसल्स हैं इनमें भी फ़र्क आ जाता है कईयों की। तो उसमें क्या होता है, मायोपिया और प्रेस हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं। ये कोई वैसा डिफेक्ट नहीं है, बाई एजिंग है, ड्यू टू एजिंग के कारण होता है, ठीक है। इसके रीज़न यहाँ पे है। अब करेक्शन क्या है, बाई यूजिंग बाई फोकल लेंस का हम इसमें यूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएट पावर का, है ना। अब इसमें बाई फोकल लेंस क्या है, जैसे ये है इस तरीके से, ये हमारा लेंस है, ठीक है। बाई फोकल लेंस का मतलब होता है एक नीचे से, जैसे किसी के दादा उनके पास देखा होगा, तो जो नीचे वाला होता है वो होता है कॉन्वेक्स और ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव, ठीक है। दादा उनके पास, किसी किसी के दादाजी के पास, अगर जिनके पास प्रेस बायोपिया होती है तो हम वहाँ पे यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो कॉनकेव होता है वो दूर की चीज़ों को साफ देखने का काम आता है, क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर को देखते हैं तो ये पार्ट बड़ा होता है। जो चीज़ हमारे पास की चीज़ें पढ़नी होती है तो उसको हम नीचे नज़र डाल के यहाँ से भी इसकी हेल्प से, कॉन्वेक्स वाले पार्ट की हेल्प से उसे देख सकते हैं, ठीक है। या तो बाइफोकल लेंस का यूज़ कर लो, या दो टाइप के आपको चश्मे बनाने पड़ेंगे, कॉन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ध्यान में रखते हुए कि उसको किस पावर का चाहिए, है ना। अब इसमें है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट फोकस, कहता है साइमल्टेनियसली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ। तो वो क्या होता है कि जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही वो नहीं देख पाता, है ना। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ए अक्षर है तो उसको थोड़ा ये ऐसे उड़ा उड़ा जैसा लगेगा यहाँ पे, जैसे कोई ये जैसे मैंने लाइन करी, ठीक है, मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये थोड़ा सा यूं करके जिग 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 करके इस तरीके से जिगजैग वाला पार्ट बन जाता है, या वर्टिकली वो चीज़ बिखरी हुई ऐसे, जैसे इस तरीके वर्टिकली बिखर गई, या है ना वर्टिकली बिखर रही है या हॉरिजेंटली बिखर रही है, इस तरीके से हो जाता है,
ठीक है। वो जो होता है ज़्यादातर, जैसे कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया के स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटी आ जाती है कभी कभी, है ना, या एक्सीडेंटली या बाई बर्थ होती है, तो उसमें उस तरीके से उसको दिखाई देता है। जैसे कोई चमक जैसी अजीब सी दिखेगी तो धुंधला धुंधलापन दिखता है। जैसे हम कभी कांच के शीशे से देखते हैं, उसमें स्क्रैच या कुछ पड़े होते हैं, तो वहाँ से उस पार्ट थोड़ा देखना मुश्किल होता है, दिखता तो है लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा वहाँ पर लेटर है, वही उनके साथ होता है। तो इसका करेक्शन क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल लेंस होता है, उसी हिसाब से थोड़ा सा एकदम, वैसे तो ये सीधे सीधे होते हैं, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करा जाता है जो कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है कैटरैक्ट। ठीक है, इसे बोला जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद आपने सुना होगा। तो उसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो पहले देखो, ड्यू टू मेम्ब्रेन्स ग्रो ओवर एज लेंस, है ना, ओवर आई लेंस जो होता है, एक मेम्ब्रेन जम बन जाती है आई लेंस को उसमें। ठीक है, आई लेंस बिकम हैजी और इवन ओपेक, है ना, ओपेक बन जाता है, अपारदर्शी बन जाता है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट ना होकर ओपेक बन जाता है, जिससे हल्का हल्का धुंधला धुंधला उसे दिखाई देता है। कि आंखों के आगे जैसे हम बटर पेपर लगाते हैं, है ना, ऐसा कोई हल्का पन्नी जैसी लगाते हैं तो हमें दिखेगा, तो सही थोड़ा धुंधलाहट उसमें दिखेगी, उस तरीके का मान सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आंखों की विजन लॉस होने लग जाती है। कि जो आई लेंस, ये जो होता है मेन आई लेंस से रिलेटेड होता है, तो इसमें एक पतली परत जम जाती है, या प्रोटीन में जो ये जिस प्रोटीन से, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना होता है, उस प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण ये होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। और जो है इसको हम सर्जरी से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये थे कुछ डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना, और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट जो है, डिस्पर्जन मतलब बिखराव जो होता है एक प्रकार से वाइट लाइट में, तो हम उसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। और स्पेक्ट्रम जो बनता है क्या है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वर्ड है, रेनबो है, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, when a ray of light incident on rectangular glass slab or refracted through the glass slab होता है। रिफ्लेक्टेड माने रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाया हुआ है। तो जब रिफ्रैक्ट होती है ग्लास स्लैब से तो डिस्प्लेस लिटरली हो जाती है, किस लिटरली अपने पाथ से अलग हो जाती है। एज अ रिजल्ट इमरजेंट रे जो बाहर निकल रही है वो पैरेलली क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ जो लाइट वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये पढ़ा था, तो यहाँ पे नॉर्मल अगर ये लाइट आई तो ये डेंस मीडियम में जा रही है, इधर को जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ से वहाँ पर रेयर मीडियम आती है तो दूर चली जाती है, और जबकि इससे जाना क्या था, सीधे। तो इतना जो ये आगे डिस्प्लेसमेंट होता है इसे बोलते हैं लैटरली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ग्लास स्लैब में होता है, तो इसमें होता है कि द साइड ऑफ ग्लास प्रिज्म में जाता है तो उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ये यहाँ पे, ठीक है, कि उसकी जो पूरी साइड तो किस एंगल पे है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लैटरल फेसेस इज क्या होता है, एंगल प्रिज्म होता है। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस एंड 3 जो होता है कहते हैं फेसेस होता है उसमें, 3 साइड हो गए, और जो होता है ट्रायंगुलर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, अगर देखोगे ये थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ पे ये ट्रायंगल नुमा होता है, थोड़ा सा ऐसे ये ग्लास स्लैब होता है, इस तरीके से प्रिज्म का कुछ पार्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप का, तो उसमें देख सकते हैं। तो अब जब लाइट इसमें से जाती है, ठीक है, तो वो कहता है अपने कंस्टिट्यूट कलर में बदल जाती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हर मीडियम में अलग अलग कलर की जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, तो उसी कारण उनमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन अलग आता है। ठीक है, तो वाइट लाइट जो होती है इज ए मिक्सचर ऑफ जो होता है सेवरल कलर होती है, तो उनके जो कलर है वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंट कलरों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें एंगल ऑफ डिविएशन बोला है, इसको जब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बताऊंगा अभी यहाँ पे, तो तब इसे बताऊंगा। पहले देख लो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्पर्जन क्या है, वो कह रहे द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, है ना, व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसको व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन मतलब कि अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में जिस कलरों से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है, 7 कलर होते हैं, है ना, इंद्रधनुष बनता है जैसे,
तो उस जो है उन 7 कलरों का ही मिक्सचर अपने कलरों में टूट जाने को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये कलर कुछ दिए हुए हैं हमें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये जो होता है इसको याद करने का तरीका क्या है, विबग्योर। ठीक है, तो ये जो वाइट कलर होते हैं, फिर इसमें क्या होता है जब प्रिज्म से अलग होता है, जैसे हम पेन को धूप में रखते हैं तो पता पेन होता है धूप में आती है, जब रोशनी आती है तो देखते हैं वहाँ कल दीवारों में कलर दिखेंगे, तो वहाँ पे भी जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला हमें चीज़ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो वायलेट बैंड द लीस्ट वाइल द रेड बैंड मोस्ट। ठीक है, तो ये जो होता है विबग्योर कलर के लिए जो होता है, इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं। तो जो विबग्योर होता है ऐसे याद करते हैं, विबग्योर VIBGYOR। ठीक है, तो जो वायलेट कलर होता है सबसे ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है, और जो रेड कलर में होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक यहाँ पे तो ये VIBGYOR है। ठीक है, तो वायलेट सबसे ज़्यादा उसमें बैंड होता है और रेड में सबसे कम होता है। ठीक है, इसी वजह से अभी पढ़ेंगे कि रेड कलर के सिग्नल को क्यों यूज़ करा जाता है। अब जब ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इसमें से कोई एक लाइट जब यहाँ गई तो डेंस मीडियम में इधर को झुक जाएगी, फिर बाहर को रेयर में जाती है तो दूर चली जाती है। तो जब इसको पीछे बढ़ाते हैं और ये जो इंसिडेंट रेस को आगे बढ़ाते हैं, तो इस टाइम इनके बीच में जो एंगल मिलता है, ठीक है, ये जैसे इसको आगे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे जो एंगल मिला उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, ये होता है डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे उसे बोला जाता है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, ये प्रिज्म एंगल हो गया, प्रिज्म एंगल है ना, ये प्रिज्म का एंगल हो गया। ये जो ये वाली लाइट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये जो इसका ये कलर था ये आगे जाएगा, तो इसमें जो इनके बीच में जो एंगल होता है उस कलर के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, तो रेड को पीछे बढ़ाया तो एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड कलर, वायलेट कलर के लिए अलग होगा, वायलेट कलर को पीछे बढ़ाऊंगा तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे अलग कलर मिलेगा, अलग अलग एंगल से होते हैं। ठीक है, अभी 11th में आगे आप खुद पढ़ोगे तो उसमें वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे अभी इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो वाइट लाइट का कंपोजिशन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के कलर में होता है, तो इस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें आता है एक टर्म आ रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है एक सिंगल कलर होता है, सिंगल कलर की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जैसे रेड लाइट है, लाल रंग की लाइट हो गई है ना, या जो है ग्रीन कलर की लाइट होगी, तो ये ग्रीन जो लाइट होगी वो मोनोक्रोमेटिक है, मतलब एक ही कलर है उसमें। ठीक है, ये और पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गई, वो मोर देन 2 कलर होते हैं उसमें, 2 से या ज़्यादा उसका। तो एग्जांपल क्या होगा, वाइट लाइट इतने सारे कलरों का मिक्सचर ही तो है, तो ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन, जैसे वाइट लाइट जो होती है, जैसे वाइट लाइट जो होती है इतने सारे कलरों में अलग वो होती है, और अगर इतने सारी कलरों की लाइट को एक साथ मिलाया जाए तो वापस वाइट लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, इसे आइजैक न्यूटन का जो है इसमें जो है इसने क्या प्रैक्टिकल करा था उसमें देखो, न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इनवर्ट प्रिज्म इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ डिस्पर्स लाइट के उसमें करते हैं, तो देन पासेज आफ्टर थ्रू द प्रिज्म होता है दी रिकम्बाइंड फॉर्म इज वाइट लाइट, दोबारा से वाइट लाइट रिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसका उल्टी प्रोसेस चल गई, देखो यहाँ पे है ना, वाइट लाइट गई, फिर हमने कंस्टिट्यूएंट कलर में बढ़ी रेड और विबग्योर में, फिर वापस जो होकर मिलके फिर वापस वाइट लाइट, हमें एक तरीके से वापस वाइट लाइट मिलेगी। ठीक है, तो वो जो है ये तरीके से, और जो ये कलर हमें मिल रहे हैं, ये जो कलर है जैसे हम करते हैं तो अलग अलग कलरों की, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग पट्टियाँ मिलती है। तो ये जो कलरों की एक पट्टी है ना, ये जो कलर के अलग अलग हमें जो ये पट्टियाँ मिल रही हैं तो इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, उनके लिए वर्ड क्या होगा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, बुक में ढूंढ कर आराम से मिल जाएगा। तो द कलरफुल बैंड फॉर्म्ड बाय कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म जो होता है, तो जो कलरफुल बैंड मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है वापस जो है हमें वाइट का जो है लाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ही कंक्लूड दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर, तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया 7 विजिबल कलरों से मिलके बना हुआ है। तो जो सन से लाइट आती है वही तो है वाइट लाइट, तो अब जब हम उसे प्रिज्म में करते हैं तो अलग अलग कलरों में आ जाती है। तो यानी कि जो वाइट कलर होता है वो क्या होता है, विबग्योर कलर से क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डिस्पर्जन ऑफ जो लाइट है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उस टॉपिक को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, वीडियो को आराम से
पूरा करके देखिए। विप ग्योर है, कलर का सीक्वेंस कहाँ से नीचे से ऊपर, विप ग्योर का नीचे से ऊपर को होता है, आर की तरफ को, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी में आता है रेनबो, कि हाउ जो है रेनबो आर फॉर्म्ड करके, ये कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे ये पूरा कहता है रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर होता है। इट अलाउड फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। जब बारिश के मौसम के बाद दिखता है, तो जब बारिश होती है तो उस टाइम क्या था, आसमान में जो इन्वायरमेंट में छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है वो एक्ट एज ए प्रिज्म की तरह करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसमें है क्या, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म होती है, दे रिफ्रैक्ट डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, है ना, रिफ्रैक्ट करती हैं, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो पहले क्या होगा, लाइट का जब इसकी सरफेस में पड़ेगा तो डिस्पर्जन होगा, अलग अलग कलरों में बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस वाली सरफेस भी जो होती है एज ए मिरर की तरह काम करती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होगी तो बाहर को जब आएगी तो दोबारा उसमें और ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो एक प्रकार से कलरफुल बैंड हमें क्या होता है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट इट अगेन, दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो बाहर जब दोबारा रिफ्लेक्ट के बाद फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रेन ड्रॉप से बाहर आती है तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, जो लाइट और जो फॉलोड बाय इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके कारण क्या होता है, हमें एक कलरफुल बैंड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। रेड कलर इसी वजह से, यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर दिखाई देता है हमें प्रिज्म में। तो रेड कलर अपीयर ऑन द टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम, यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये पहले पड़ा तो ये पहले इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कम है तो ये ज़्यादा है तो ये नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एट ए रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक प्लेस, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन मतलब अंदर जो होता है अपने पाथ से, जैसे रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो उसमें चेंज आता है, और फिर उसके बाद वहाँ साथों साथ कलर में भी चेंज आता है। एक मीडियम से दूसरी कलर मीडियम में जाने का हर कलर की स्पीड अलग अलग होती है, तो इसलिए रिफ्रैक्शन हो जाता है हर कलर के लिए। फिर इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे टेक प्लेस बी पे, और फिर सी पे आ रहा है, तो वापस जो हो रहा है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है हमें कलरफुल बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बस यही है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कलरफुल, और इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज आप समझा सकते हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। फिर आते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अपीयरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार की क्या होती है, स्टार का ट्विंकल करने का क्या कारण है। तो देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज कॉज्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, और इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, तुम कह सकते हो देयर इज वेरी, जो कहते हैं जो होता है जो डेंसिटी ऑफ जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो पास जहाँ बादल बनते हैं, तो उसकी क्या होती है, डेंसिटी इज वेरी टाइम टू टाइम जो होती है वेरी करती रहती है, ठीक है। कभी बादल ज़्यादा हो गए, या यहाँ पे एयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गए, कभी, है ना, कभी हम देखते हैं मौसम साफ है, कभी बादल आ गए, इस तरीके से जो होता है उसकी जो होती है डेंसिटी में फ़र्क आता रहता है। तो डेंसिटी में फ़र्क आएगा तो रिफ्रैक्शन में चेंज आएगा, कभी ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, कभी कम रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपेयरिंग ऑफ स्टार पोजीशन, ये स्टार की पोजीशन में जो है क्या वो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो स्टार की पोजीशन के लिए है, तो उसमें कैसे देख, तो स्टार की पोजीशन के लिए जैसे यहाँ पे है, तो वो कह रहा है इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण अलग अलग लेयर होती है, उनकी डेंसिटी में चेंज आता है। तो वो कह रहा है एवरी लेयर हैव डिफरेंट क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, हर लेयर का जो होता है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे इसको आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अर्थ की सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है ना, तो उसकी कई लेयर मान सकते हैं, तो इसमें एक एज ए सिंगल लेयर कर रहा हूँ। तो ये कोई बॉय है, ठीक है। अब ये कोई बॉय है तो ये स्टार है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस स्टार से आने वाली लाइट जब ये होता है तो इसके रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो थोड़ा बेंड हो जाती है। ठीक है, जब रेयर से, चूंकि बाहर तो वैक्यूम ठहरा, तो वैक्यूम तो रेयर मीडियम हुआ, तो जब एटमॉस्फेयर थोड़ा उसके कंपेरेटिवली में डेंस होता है तो इसलिए क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल की तरफ को, क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो इसलिए जब इसके पास जाती है लाइट, तो जब ये पीछे बढ़ाते हैं तो उसको क्या होता है, एक्चुअल जो स्टार की पोजीशन होती है उससे क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, और एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन ये है, और ये क्या है, वर्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसकी वर्चुअल पोजीशन आ गई। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या होता है, स्टार की पोजीशन में थोड़ा चेंज करता है। जो हमें स्टार की अच्छी, जो फिर भी जो थोड़ा सही पोजीशन है, वो जो होता है क्लीन इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, जब हमारा आसमान स्काई एकदम साफ होता है, तब जाके हम थोड़ा कह सकते हैं कि स्टार की पोजीशन सही है। नहीं तो क्या होता है, उसमें चेंज आता है। ठीक है, तो ये जो होता है इस पोजीशन में, अपरेंट पोजीशन में इसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो इसमें अपीयरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार समझा चुका हूँ, है ना। यहाँ से डेफिनेशन उसको कर सकते हो। तो उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही वही है, रेयर से डेंस मीडियम में आती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जिसके कारण बॉय को कहता है उसकी आभासी पोजीशन यहाँ दिखाई देगी, जबकि रियल में इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल होने का कारण क्या है, तो इसका भी कारण क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस एट पॉइंट सोर्स होता है, जो बहुत दूर का तारा होता है, पॉइंट सोर्स है ना, तो उससे आने वाली लाइट जब आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब एंटर करती है तो बेंड हो जाती है। अब इसकी पोजीशन स्टार की यहाँ पर आई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में पूरा जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में हलचल चलती रहती है, हर समय कोई ना कोई मौसमी घटनाएं चलती रहती है ना। क्लाउड कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी वाटर लेवल मॉइस्चर बढ़ गया, कभी कम हो गया। इस कारण क्या होता है, इसकी कई लेयरों में चेंज आता है। तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण जब हमारा आइज, इसकी लाइट हमारे पास पहुंचती है, तो कभी उसके हिसाब से जो स्टार की पोजीशन इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी उसके अलग आएगी। तो वो क्या होता है, इधर उधर होता रहता है स्टार, तो हमें क्या होता है, ट्विंकल करता हुआ दिखता है। तो ये होता है कि जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो उसमें जो होता है हमेशा कोई ना कोई जो होता है नेचुरल फिनोमिना चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो होता है जो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का, वो होता है वेरी, जो होता है टाइम टू टाइम वेरी होता है। तो उसी कारण जो होती है हमें उसकी अपरेंट पोजीशन क्या होती है, चेंज होती हुई दिखती है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो उसे हम ट्विंकल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते, है ना। और जो है स्टार हो रहा है लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, तो कि प्लेनेट भी हमें दिखते हैं, क्योंकि जब सनलाइट उन प्लेनेटों में पड़ती है तो हमें क्या होता है, वो प्लेनेट भी क्या होता है, चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, प्लेनेट या मून कह सकते हैं कि मून ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है, तो जो लाइट है वो, देखो स्टार है वो बहुत दूर है, ठीक है, पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब जो प्लेनेट होता है इन कंपेयर ऑफ जो स्टार होता है वो जो है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स है बहुत बड़ा, ये मतलब ये मून को हम जैसे मून को पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, तो इसका हर पॉइंट का सोर्स का पास होने की वजह से मैं कहता है रिफ्रैक्शन भी होता है। तो उसकी जो पोजीशन आती है, अपरेंट पोजीशन, उसी पॉइंट सोर्स में आती है। ठीक है, यहाँ का इस पॉइंट का इसी पॉइंट में आया, इधर के पॉइंट का इधर आ गया, इसके पॉइंट का इधर आ गया, तो उस रिफ्लेक्शन के कारण तो उसी उसमें रहती है, तो इसलिए वो हमें ट्विंकल नहीं करते दिखाई देता। ठीक है, और काफ़ी कंपेरेटिव बहुत बड़ा पॉइंट सोर्स का हम हो सकते हैं उसका ग्रुप। ठीक है, और थोड़ा किनारे वालों का थोड़ा बाहर जा सकता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि प्लैनेट और मून जो होता है ज़्यादातर ग्लो करते हैं, ग्लो हल्का हल्का जैसे ग्लो होता है, ग्लो करने, ग्लोइंग इफेक्ट दिखता है, और ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, जो कि स्टार इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट साइज होते हैं, वो उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स होता है लाइट के, तो इसलिए जो होता है टोटल लाइट एंटर नेवर आइज होती है, तो वो क्या करता है, जो ये इंडिविजुअल जो एक पॉइंट है उसके जो इफेक्ट है ट्विंकलिंग इफेक्ट, उसको नेग्लिजिबल कर देता है। ठीक है, यहाँ के ये इसका इस पॉइंट साइज के ऊपर बन गया, तो इसका पॉइंट के साइज के ऊपर ऐसे ऐसे करके होता है, तो इसलिए हमें नहीं पता चलता। फिर अगला है क्वेश्चन, वाई डज ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर शॉर्टर, है ना, इफ देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन अर्थ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्चुअल सनराइज हैपन जो होता है जब ऊपर आने से पहले जो होता है,
ये जैसे हमारे अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो पर्सन है अगर वो देखेगा तो सन यहाँ पे आने तक उससे पहले ही हमें क्या होता है दिखाई देने लगता है। तो उसका कारण भी क्या होता है, ये जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो जब ये सनलाइट इधर को आती है तो सब जगहों को फैलती है, तो जो एक लाइट इधर को आई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण वो बैंड होकर हमारी आई की तरफ बनती है। तो हमें क्या होता है, एक सन की यहाँ पे पोजीशन दिखाई देती है। तो जब तक सन यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसे 4 मिनट लगते हैं। तो उस 4 मिनट में हमें सन एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है। तो एक मॉर्निंग के टाइम में और एक इवनिंग के टाइम में भी ये होता है। जब तक वो यहाँ तक आता है 4 मिनट तक, तब तक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या होता है, उसकी पोजीशन एक ही पॉइंट पर बरकरार रहती है। तो वो इसके कारण ही होता है, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज द सन विजिबल अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो वहाँ पे करेक्शन कर देना, 4 मिनट की जगह पे 2 मिनट है। तो 2 मिनट उसे वहाँ तक उस हॉरिजेंटल प्लेस तक आने में लगेंगे, है ना, उस पोजीशन में सन को आने में लगेगा, है ना, कह सकते हैं। तो इसलिए तब तक जो होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण हमें सन की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई दिखाई देती है जब तक वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद वो हमारे साथ इधर चलता है तो उसके लिए उस टाइम नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जो इवनिंग और सनसेट के टाइम में वो 2 मिनट तक क्या होता है अपनी पोजीशन में बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये कि जो अर्ली सनराइज और अर्ली जो हम बोलते हैं जो होता है लेट सनसेट बोलते हैं, उसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ से दिख रहा है। तो जो सन यहाँ पे आ रहा है तो उसको कारण हम उसकी पोजीशन यहाँ दिखाई देती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओरिजिन पे हमें पहले ही 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, ठीक है। ये अब इसमें अगला इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, जरा इसको ध्यान रखते हैं, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो वह जैसे हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, टिंडल और सस्पेंशन और टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल जो तो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था उसी टाइप का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें देखो, व्हेन अ लाइट बीम स्ट्राइक द मिनट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट मॉलिक्यूल जो होता है बिकम विजिबल। तो हमने टिंडल इफेक्ट ये बोलते हैं जब यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप के होते हैं, स्मोक डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, जब लाइट उन एटमोस्फेयर से उस पाथ से जाती है तो उनसे होके लाइट का होती है स्कैटर होती है थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है, जिसके कारण उसका पाथ हमें दिखाई देता है। तो जैसा हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन होता है एकदम साफ पानी है, नमक घोल लेगा तो ट्रू सॉल्यूशन, तो उसमें लाइट बीम जाती है और इधर से निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बीच में इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उसमें स्कैटरेशन नहीं है, ठीक है। और सस्पेंशन में जो होता है उसमें कण होते हैं तो हमें उसमें बीच में लाइट का पाथ जो होगा फिर भी थोड़ा विजिबल होगा कि यहाँ से लाइट ऐसे करके जा रही है, ठीक है। जैसे लेजर लाइट होगी तो वो उसका पाथ यहाँ पे लाइट रंग का ग्लो करेगा, लाल रंग की लेजर लाइट होगी तो ग्लो करेगा, ठीक है। ये तो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता बीच में से और उसमें आगे जाएगा, और यहाँ पे इसमें कहते हैं कोलाइडल सस्पेंशन में वो पाथ ग्लो होता है। तो एक प्रकार से जो सस्पेंडेड पार्टिकल, एक प्रकार से वहाँ पे स्मोक हमने पढ़ा था जो कोलाइडल सॉल्यूशन था। तो कहीं पे धुआं है तो धुएं में से कोई बार सनलाइट जब हम देखते हैं सुबह सुबह आती है, घर में धूप जलाई होती है तो हमें सनलाइट दिखाई देती है, उसमें धूप की सन पार्टिकल का होता है, डस्ट पार्टिकल इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो कहते हैं द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। देखो कोलाइडल पार्टिकल आ गया है ना, तो गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल पार्टिकलों में ही जो ये इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। ये इस तरीके से होता है, ठीक। तो वो करेक्ट द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल में होता है, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल स्टैक जो बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं तो स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू कलर को ही वो कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ा था वीक में ब्लू कलर होता है। थोड़ा लार्जर साइज होगा तो वो होगा रेड कलर को करते हैं, और वेरी लार्ज इनफ पार्टिकल होंगे तो पूरे के पूरे सभी जो होते हैं कलरों को करके उसके कारण हमें वाइट दिखाई देता है आकाश, ठीक है। तो कभी होता है कि हमें आसमान जो होता है देखो जो होता है आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो आसमान ब्लू होने का कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं उनके कारण क्या होता है, डस्ट पार्टिकल है उनके कारण लाइट पार्टिकल स्कैटर होते हैं, जिसमें ब्लू कलर का होता है स्कैटर मोस्ट होता है, और हमारे आंखों तक क्या होता है ब्लू कलर ज़्यादा पहुंचता है, इसलिए कल हमें जो है आइस ब्लू दिखती है, ठीक है। इस टाइम में किस टाइम में, नून के टाइम पे,
क्वेश्चन आता है कि नून आफ्टरनून के टाइम पे जो होता है हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट है तो उसमें जो कलर है सनलाइट और उसके कारण जो होता है हमें वहाँ पे क्या कहते हैं रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जब होता है उस टाइम रेड कलर का दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे जो है ये आफ्टरनून के टाइम में तो एटमॉस्फेयर की ये जो है इतनी लेयर को करना पड़ा, तो इसमें ब्लू कलर तो स्कैटर ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था बिग ग्योर में, तो ब्लू कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, इसमें जो होता है हॉरिजॉन्टली लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, तो ब्लू लाइट क्या होती है स्कैटर ज़्यादा पार्ट हो जाती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, और तो मोस्टली हमारी आंखों तक कलर पहुंचता है, वो कौन सा पहुंचता है, रेड। तो इसी कलर टाइम कारण जो होता है हमें सनसेट और सनराइज के टाइम में जो होता है वो सूरज जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो सनशाइन के टाइम में लाल को दिखाई देता है कि ब्लू स्कैटर अवे हो जाता है ना। सो आवर आईज जो होता है फील रेड कलर मोस्ट जो होते हैं, रेड कलर जो होता है में स्कैटर कम होता है, इसलिए हमारे पास पूरा का पूरा पहुंचता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है हमें जो होती है सनशाइन और सनसेट के टाइम में जो होता है हमें जो होता है वो जो होता है रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। जो हमारे पास सन है, और दिन के टाइम में क्या होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। डिस्टेंस कम है तो ज़्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर होती है, तो ब्लू लाइट हमारी आंखों में पहुंचता है, इसलिए हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें है यहाँ पे देखो ये वाला था वगैरह, वाई द डेंजर सिग्नल और जो है साइन आर मेड ऑफ रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं डेंजर साइन और ये। तो उसमें जो होता है जब रेड कलर स्कैटर द मोस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल जो होता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग से होता है, तो उस टाइम क्या होता है रेड कलर ज़्यादा वो क्या होता है स्कैटर होता है, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, हैंस द लार्ज डिस्टेंस इट हैंस फॉर्म लार्ज डिस्टेंस और वी सी द रेड कलर क्लियरली, ठीक है। अब ये पार्टिकल हैं, तो जब फॉग होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं हमारे पास, तो जब कलर उसमें से वाइट कलर की लाइट जाएगी मान लो, तो उसमें ब्लू कलर क्या होगा ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा, रेड कलर क्या होता है फिर भी इन कंपेयर कम, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी, तो ज़्यादा में वेवलेंथ बड़ी होने के कारण क्या होता है इसमें स्कैटर कम होता है, और उसमें क्या होता है वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी जो होती है ज़्यादा स्कैटर पाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है वो हमें उसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा रेड कलर क्या होता है कि बताया था इसमें कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इन कंपेयर टू वायलेट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, तो इसको हम वहाँ पे लिख के कर सकते हैं। इस तरीके के ये जो है हमारे यहाँ पे सारे क्लियर हो चुके हैं पॉइंट, ठीक है। और हेलो क्लास 10, अब जो है हम इस एक्सरसाइज के कलरफुल ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। तो उसमें क्या करें, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, है ना। दिस इज ड्यू टू, अभी किस कारण होता है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था क्या होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि लेंस का जो है और सिलेरी मसल्स की हेल्प से लेंस की फोकस जो लेंथ होती है उसमें डिफ्रेंशिएट, मतलब जैसे हम उसका कर्वेचर चेंज करेंगे तो उसकी क्या होता है फोकस लेंथ में भी चेंज आता रहता है। इसी का यूज़ क्या करा जाता है फोकस को चेंज करने में किया जाता है सिलेरी मसल्स और इनके थ्रू, ठीक है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ बनती है इमेज, कहाँ बनती है, तो देखो कॉर्निया तो बाहर का वो है वो फोकसिंग में हेल्प करती है, आयरिसिंग कंट्रोल और पीपल जो होता है कंट्रोलिंग लाइट इंटेंसिटी करती है, तो कहाँ बनेगा रेटिना पे, ठीक है। इस तरीके से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताए तो वो टर्म्स बताए थे उनको ध्यान रखना है, उन्हीं से एमसीक्यू और ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब कि साफ साफ हम जहाँ तक देख सकते हैं, तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है नॉर्मल विजन की, लगभग 25 सेंटीमीटर। देखो कन्फ्यूजन के 25 मीटर भी है सेंटीमीटर भी, तो ध्यान रखना है सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 इस तरीके से भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है, इसको एज अ मीटर में भी चेंज करके दे सकता है, मीटर में 0.25 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या है किस तरीके से उसको देखना है ना। जैसे 0.25 मीटर है, अगर पॉइंटों में दिया है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में, पहले यूनिट देखेंगे, फिर उसके अलावा हम जब पता है 25 सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, ठीक है, इस तरीके से।
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, पता था जैसे क्या होता है, सिलेरी मसल्स होती है तो इनके थ्रू क्या करा जाता है, उसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जाता है। बाकी आइरिस पीपल इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, रेटिना में इमेज बनता है। ठीक है, ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो अब इसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो और किस तरीके की न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बताऊंगा। फिर बाद में जो है इनके एक जो एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे न्यूमेरिकल आए हैं, उन पे एक अलग से वीडियो जो है क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर को समझाते हुए बनाऊंगा। ठीक है, तो इनमें देखो, और पर्सन नीड अ पावर ऑफ इतने डायप्टर टू करेक्टिंग इस डिस्टेंट विजन को करने के लिए इतने डायप्टर का उसे क्या चाहिए, लेंस चाहिए, है ना, जो है, और जो है डिस्टिंक्ट दूर की चीज़ों को देखने के डिस्टेंट विजन के लिए और पास की चीज़ों को देखने के लिए प्लस 1.5 डायप्टर का चाहिए। तो उसको किस तरीके का फोकल लेंथ के जो है लेंस की ज़रूरत होगी दूर की चीज़ें देखने के लिए और पास की चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं तो देखो पावर दी हुई है, पहले केस 1 फॉर, यहाँ पे लिख देंगे फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर डिस्टेंट विज़न। ठीक है, डिस्टेंट विजन माने दूर की चीज़ें देखने के लिए हमें पावर दी हुई है -5.5 डायोप्टर। ठीक है, तो हमें पता है जब हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ा था तो P = 1/f। ठीक है, तो F = 1/P, तो यह आ गया 1/-5.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 11 बार है, तो हम इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा -0.18। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर में बदल कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लगभग 0.18 मीटर आ जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, फिर फॉर नियर विजन, ठीक है, इसको P1 ये इस तरीके से मान सकते हो, जो कि दूसरे भी पावर का यूज करा गया है इस क्वेश्चन में। तो P2 बराबर हमें दिया है +1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो F2 जो होगा यहाँ से आ जाएगा = 1/P2, तो ये आ गया 1/1.5, पॉइंट हटाया 0 हो गया, 2/3 मीटर। हमेशा ध्यान रखना कि फोकस जो लेंथ होती है इस फॉर्मूले से मीटर में ही आती है, और इसमें अगर हम फोकस लेंथ को भरेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम अगर वो करेंगे तो लगभग 0.666 आएगा, तो हम उसको डेसिमल के 2 प्लेस तक बदलेंगे तो 0.67 मीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई में क्या होती है, जैसे हमारे पास आईज़ है, ये आईज़ है, तो मायोपिक में कहता है नियर की चीज़ें तो साफ दिखेगी, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सही नहीं दिखेगा इन्फिनिटी पे। तो यानी कि दूर की चीज़ नज़र उसकी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, एक प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है फार पॉइंट जो है किसी आइज़ का, ये जो आइज़ है तो इसका फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे, और ये फार पॉइंट खिसक के कहाँ पे आ जाता है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पे आ गया, 80 सेंटीमीटर पे आ गया, जबकि कहाँ होना चाहिए था उसे, इन्फिनिटी पे। यानी कि वो क्या है 80 सेंटीमीटर तक सही सही देखेगा, लेकिन उससे दूर के ऑब्जेक्ट को क्या होगा, सही नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस की, लेंस किस तरीके का होगा और उसके क्या कहते हैं पावर क्या होगी, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में क्या होता है कि उसे इन्फिनिटी पे नहीं दिखाई देता और यहाँ पे सही दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मानेंगे यहाँ, कहाँ, इन्फिनिटी पे, और इमेज उसके लिए बननी चाहिए 80 सेंटीमीटर में, यहाँ तक वो सही देख सकता है। तो इस तरीके का लेंस यूज़ करेंगे जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो और उसकी इमेज 80 सेंटीमीटर पे बने उस लेंस की हेल्प से। ठीक है, अब हमने मायोपिक में पढ़ा था, मायोपिक में क्या होता था, जो होता दूर की चीज़ें नहीं है तो हम किसका यूज़ करते थे, तो अगर पूछेगा तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इमेज यहाँ बननी चाहिए। ठीक है, अब किस फोकल लेंथ का, तो देखो अब यहाँ पे हम u लेंगे तो u आएगा हमारा -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, u इसलिए कि इधर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, वही केस है जैसे हम लेंस में करते थे,
तो यहाँ पे इमेज भी क्या होगी, इमेज भी आ जाएगी -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो हम लेंस फॉर्मूले से देखेंगे। तो लेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है, तो 1/f = 1/-80 है ना, और ये आ गया माइनस का इन्फिनिटी। पहले साइन को सही कर लेंगे, ठीक है, साइन कन्वर्जन को सही करना चाहिए। तो -1/80 और +1/∞। ठीक है, तो 1/∞ होता है वो हमारा कितना होता है, 0। ठीक है, यहाँ पे 80 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में मान के हम क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर पर इमेज बननी चाहिए जिससे वो साफ दिख सके। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/∞ 0 होता है, तो वो टर्म 0 हो जाएगा, तो f हमारा ये आ गया। ठीक है, तो f = -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया, लेंस का नेचर कैसे हो गया, निगेटिव है, तो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और देयरफॉर p = पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, बताना पड़ता है कि p क्या है, तो इस तरीके से पावर ऑफ लेंस लिख देंगे। ठीक, p = होता है 1/f। ठीक है, अब f यहाँ मीटर में लेंगे, तो उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो 80/100 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में लेंगे तो 0.8। ठीक है, डेसिमल हटाया तो 10/8 आ गया, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया लगभग हमारा, यहाँ पे माइनस में थी, है ना, तो माइनस ये आ जाएगा 1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें लास्ट में लिख देंगे जो होता है, अ पर्सन शुड यूज़, जो है पर्सन शुड यूज़ क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना, ऑफ जो है पावर -1.25 डायोप्टर का, जो है हम उसको वहाँ पे इतना क्या करना पड़ेगा, लेंस जो होगा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें एक डायग्राम करना है। सो हाउ हेट्रोमेट्रोपी इज करेक्टेड, कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हेट्रोमेट्रोपी की डेफिनेशन, कॉज और उसका करेक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल वो पढ़ा रहा हूँ। तो हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है, दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती, पास का जो हमारा जो है ये 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते थे, तो यहाँ पे तो करेक्ट दिख रहा है उस टाइम, लेकिन इसमें हाइपरमेट्रो में क्या होता है, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या होता है, जो उसका नियर पॉइंट होता है, जो 25 सेंटीमीटर, उससे दूर चले जाना या कम हो जाना। ठीक है, अब वो कह रहा है हाइपरमेट्रोपिक का जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर ये जो है इसका नियर पॉइंट है, यहाँ से हट के वो क्या हो गया, इधर को 1 मीटर पर चले गया। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर अगर कोई चीज़ रखी है तो साफ देख लेगा उससे दूर, लेकिन उससे पास की चीज़ें वो नहीं देख पा रहा है, क्योंकि नियर पॉइंट उसका हुआ है। यानी कि 100 सेंटीमीटर से पास भी देख लेगा, लेकिन क्या होगा, आंखों में स्ट्रेस पड़ेगा ज़्यादा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल में जो है, देखो मीटर था सेंटीमीटर में बदल दिया, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब वही है, ठीक है, तो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता था, तो देखो क्या करना है, यहाँ की चीज़ें वो नहीं देख पा रहा, लेकिन 1 मीटर पे देख ले रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मानेंगे 25 सेंटीमीटर पे, और हम करेंगे कि इमेज उसके लिए कहाँ बननी चाहिए, 1 मीटर में, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पे क्या हो, साफ साफ देख ले। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो u होगा हमारा -25 सेंटीमीटर, और v हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये तो पता ही है आपको, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो 1/v की ऊपर -1/100 माइनस ये आएगा माइनस का 25। ठीक है, तो साइन करेक्शन करेंगे, 1/100 माइनस प्लस 1/25। ठीक है, और एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 100 - 1, 25 4 जा, तो 3/100 आ गया। ठीक है, तो फोकस लेंथ ये तो 1/f था, f का निकालेंगे तो कितना आएगा, 100/3। ठीक है,
इतने सेंटीमीटर्स की फोकस है। अब इसको उसमें बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे पावर निकालने के लिए। ये तो हमारा आ गया इतना, ठीक है, पॉइंट मान से निकाल सकते हो। 100 से 100 कट गया तो 1/3 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद पावर निकालेंगे, ठीक है। अब आंसर आ रहा प्लस में, है ना। तो पावर P इज इक्वल टू 1/f। एफ की जो मीटर वाली वैल्यू वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में आएगी तो रिवर्स हो जाती है, तो करीबन 3 डायप्टर आ जाएगा ये प्लस का, ठीक है। तो यानी कि दिस पर्सन शुड यूज़ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 3 डायप्टर का जो होगा वहाँ पर उसको क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और बाकी जो हाइपरमेट्रोपिक और उसकी कंडीशन है उसके साथ ये जो पूछा था पहले कि कैसे करेक्ट किया जाता है वो पहले बता चुका हूँ, वहाँ से आप उसको कर लेंगे। तो ये जो होगा क्वेश्चन थोड़ा बड़े न उसमें आता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वाई इज़ नॉर्मल आई इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर इन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उनकी भी जो होता है हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो है जो होता है यहाँ पे जो होता है कि जो एकोमोडेशन पावर होती है ऑफ सिलरी मसल और लेंस की होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है एक प्रकार से, ठीक है। वो कहते हैं एक लिमिट होती है उसकी, उस हिसाब से वो स्ट्रेस होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो वी सी द ऑब्जेक्ट की जो होता है क्लियरली है ना, बट जो होता है आवर आइज फील मोर स्ट्रेस देन जो होता है 25 इफ़ द ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर होगा तो उसकी अपेक्षा जो होता है इस टाइम क्या होता है हमें बहुत स्ट्रेस होता है आँखों में, ठीक है। तो आंखें जल्दी थक जाती है और जो होता है जब बहुत पास की चीज़ होती है तो उसके लिए जो होता है आई को ज़्यादा वो करने के लिए फोकस जो होते हैं है ना उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है, ड्यू टू लिमिटेशन जो होता है नॉर्मल आई नॉट इज एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट हैपन द अगला नेक्स्ट एंड 9th वाला, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन आई व्हेन इट इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम आई, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट हैपन टू द इमेज के साथ क्या होता है डिस्टेंस इन द आई के से डिस्टेंस में व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई कि हम बढ़ाते हैं तो जब हम आई से दूर ले जाते हैं तो इसमें क्या लिख सकते हो कि अवर आई फील रिलैक्स इन दिस पीरियड, है ना। और जो होता है पीपल एंड जो आइरिस आर जो होता है आइरिस आर जो होता है कैटर को कहते हैं आइरिस आर इन रिलैक्स पोजीशन होता है ड्यू टू दिस जो होता है पीपल साइज ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाता है ना। और जो होता है आई लेंस ऑल्सो जो होता है सिलाई मसा ऑल्सो इन फिक्स्ड पोजीशन, सो जो होता है फोकल लेंथ ऑफ द जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होता है क्या होता है इंक्रीजेज हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा है उसके हिसाब से बताए, इससे पहले के जो नोट्स हैं उनमें से देख सकते हैं। वाई डू स्टार ट्विंकल क्या है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बता चुका हूँ, ठीक है। पहले भी उसमें वीडियो में देखो प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं ना, और इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में सन रेडिश क्यों दिखाई देता है उसमें पता था जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन होता है उसमें लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है लाइट को, जिसके कारण जो होता है वॉयलेट कलर में ज़्यादा डिस्पर्जन हो जाता है तो हमारे पास आइस तक क्या होता है रेड कलर पहुँचता है, उस टाइम ये होता है, ठीक है। वाई डज स्काई अपियर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये क्वेश्चन है तो क्यों उसको एस्ट्रोनॉट को जो होता है ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें कह सकते हो इन जो है स्पेस होता है देयर इज़ नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है किसी भी टाइप का, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टाइप की कोई भी है ना डज देयर इज़ नो फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, और डिस्पर्जन टाइप की कोई भी फिनोमिना नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है रिफ्लेक्शन इन लाइट नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है हमें लाइट जो होता है आसमान जो होता है उस टाइम स्काई क्या होगा एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि जब देखो लाइट आती है एटमॉस्फेयर से आती है तो वो हमारे आंखों तक आने तक उसमें डिस्पर्जन होता है, तो वायलेट कलर ज़्यादा पहुंचता है, ब्लू कलर ज़्यादा पहुंचता है, इवनिंग के टाइम में रेड कलर ज़्यादा पहुंचता है, तो उसी हिसाब से हमें स्काई दिखाई देता है, ठीक है, वो लाइट के इफेक्ट के कारण। जब एस्ट्रोनॉट खुद ऊपर है तो क्या होता है अगर एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ऊपर है तो क्या होता है उसकी आंखों तक जो होता है तब तक वाइट लाइट ये सब डिस्पर्स नहीं होते, तो इस तरीके से एक प्रकार से वो जो होता है इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। तो लाइट क्या होता है वो एकदम क्लियर स्काई के टाइम पे क्या होता है हमें डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है, तो यहाँ पे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा एलन जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा नोट्स यहाँ से बन सकते हैं, है ना। इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेके कर सकते हो। रेटिना है, रॉड्स है, कोन्स क्या है, नर्व ऑप्टिक है, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में है, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, यहाँ पे इस टाइप से डेफिनेशन टाइप में यहाँ पे जो है टाइप कर रखी है। रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन क्या होती है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है आंखों का देखने का दूर। पावर ऑफ एक्कोमोडेशन है, एक डेफिनेशन यहाँ पे अच्छी तरह से दी है। मायोपिया है, उसके रीजन है, करेक्शन है ना। यहाँ पे वर्ड में है, वहाँ पे प्लस तुम्हें इसमें डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको सीधे सीधे कर रहा हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, और ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो। यहाँ पे ह्यूमन आई है, कॉर्निया, आइरिस, पीपुल, ये इसके बारे में देखो फिर से दोबारा। पावर ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे नीचे है ना, क्या है वहाँ पे भी बता चुका हूँ। तो एक प्रकार से अगर थोड़ा और कुछ रह गया तो उसको तुम यहाँ पे कर सकते हो, है ना। डिफेक्ट ऑफ द आइज क्या होते हैं, क्या ना, कि क्या हो गया और कौन कौन से होता है, ये सब यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये तो एस्टिमेटिस है, क्या है, तो इसमें थोड़ा सा इनवर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये कि मायोपिया होता है कि कैसे उनका करेक्शन करते हैं, थोड़ा बस ऐसे है कि थोड़ा एमसीक्यू करने में या छोटे आंसर क्वेश्चनों के जो होता है वन शॉर्ट आंसर में आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हो, ये ठीक है। ये तो मैंने बताया ना कि इस तरीके से क्या होता है। ये तो क्लोज फार की सीन को हम कॉल देख सकते हैं, ठीक है। आई को डोनेट करता है, तो विजन टू कॉर्नल ब्लाइंड लोगों को, जैसे एक आंख होती है तो हम कॉर्निया डोनेट करते हैं, तो एक अंधे को क्या होता है, कहते नहीं कि दो से भला एक ही, भागते भूत की लंगोट भली। तो वो कहता है कि जब एक आदमी मरता है तो उसकी जब आई डोनेट करता है तो उसकी कॉर्निया एक जो अंधे इंसान की कम से कम एक आंख को रोशनी दे देगा। तो इसी तरीके से वो किसके दो आदमियों के काम आ सकता है। तो आई डोनेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी उसका बस ये है कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा और एनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो डोनेट कर सकते हैं, है ना। बस जैसे ब्लड शुगर वाले हो गए ना, या ब्लड कैंसर वाले हो गए, तो इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं। वहाँ पे जब बुक खोलोगे उसमें तो रेड बॉक्स उसमें दिया हुआ है कि कौन डोनेट कर सकता है और कौन डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हैं, ठीक है। ये किस तरीके से है ना। लाइट सेंसिटिव हो गया, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हो गया, है ना। फार पॉइंट, नियर पॉइंट, इनके बारे में दोबारा ऐसे करके कई पॉइंट यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। ये 7 कलर ऑफ लाइट विद ग्योर होता है ना। आइजैक न्यूटन वाला वही चीज़ें हैं, उनको एज ए डेफिनेशन यहाँ पे शॉर्ट इस तरीके से दिखाई हुई है, ठीक है। और कुछ पॉइंट है तो ये यहाँ पे ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी वन वर्ड या किसी तरीके से आगे एमसीक्यू में बनने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। और जो हम इससे पहले जितने भी कराए हैं तो इनके बारे में जो है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करके चैप्टर वाइज उनके साथ करेंगे। तो इसलिए स्टे ट्यून विद वीडियो और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि क्या हो आने वाले जो है वीडियोज़ आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो अभी जो है हम चैप्टर निपटाते, फिर इसके बाद जो होगा हम धीरे धीरे करके जो होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हर चैप्टर से रिलेटेड है तो उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल करेंगे तो एक प्रकार का वो रहेगा। तो इसलिए जो है न्यूमेरिकल अलग बनाए गए हैं और थ्योरिकल चैप्टर अलग बनाए गए हैं, जिससे कि क्या हो कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो एक ध्यान उधर ही रहेगी न्यूमेरिकल को किस तरीके से करना है। तो वरना थ्योरी न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम थ्योरी का तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा न्यूमेरिकल ऊपर रहेगा किस तरीके से करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी।